हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितिन और स्टोरी विथ नितिन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सुनेंगे एक मज़ेदार कहानी। जो आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली सभी कहानी आप तक पहुंच सके। तो अब हम हमारी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह बात 2015 की है, जब मैं स्कूल ख़त्म होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया था। वह सोचा था कि वहाँ खूब मज़े करूँगा। घर से दूर होने की वजह से घर वालों के अचानक आने का डर भी नहीं रहेगा। मेरे घर वाले कभी भी बिना बताए आ जाने वाले में से थे, इसलिए जो मैंने सोचा था उसे कभी करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया था। दिल्ली में मैं 2 साल तक तो मैं अपने गुड़गांव स्थित रिश्तेदार के यहाँ रहा। जुलाई से कॉलेज शुरू हुए थे। कॉलेज का कैंपस बहुत बकवास था। वहाँ कॉलेज में कोई ग्राउंड नहीं था, सिर्फ 4 फ्लोर थे। इसलिए शुरुआत के 2 साल तो बस यूं ही बीत गए। हमारे सेक्शन में कोई भी अच्छी लड़की भी नहीं थी जिससे मन लगाया जा सकता था। पूरी क्लास में 55 में से सिर्फ 5 लड़कियां और बाकी के 50 लड़के थे, जबकि दूसरे सेक्शन में 10-12 लड़की थी, जिनमें 4-5 तो काफ़ी सुंदर थी। वैसे भी जब दोस्त मेरे साथ होते तो मैं लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। इस वजह से मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे मौके छोड़े, जिसका मुझे आज भी अफसोस है। 2 साल बाद मैंने कॉलेज के आसपास एक कमरा किराए पर लेने का सोचा, क्योंकि गुड़गांव से आने जाने में ही 2-3 घंटे बर्बाद हो जाते थे। यही सब सोचकर कॉलेज के पास में ही एक सरकारी कॉलोनी में एक मकान में एक कमरे का इंतजाम हुआ। उनके घर में 3 कमरे थे और 5 लोग परिवार में थे। मकान मालिक की 2 बेटियां और एक बेटा था। उनकी एक बेटी करीब 21 साल की थी और दूसरी मेरे बराबर की यानी 18-19 साल की थी। बड़ी वाली दीदी का शरीर बहुत मस्त था, गोरा, बड़े बड़े गोल गोरे टमाटर थे। उनका फिगर लगभग 30-32-40 का रहा होगा। अक्सर नए लोग से बात करने में मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, तो रूम देखने के समय मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि साथ में आए एक रिश्तेदार से बात की थी। मतलब कि मैं इतना भोला भाला था कि मुझे रूम के किराए के बारे में अंदाज़ा भी नहीं था। उन्होंने भी कहा कि लड़का सीधा दिख रहा है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरी इसी अदा पर रूम फाइनल हो गया था। कमरे में आने जाने का रास्ता एक ही था, यानी कि मेरे कमरे में आने जाने के लिए मकान मालिक के पोर्शन से होकर ही रास्ता था। हमारे कमरे भी अगल बगल में ही थे और घर में एक ही स्नान घर और संडास था। मकान मालिक यानी बाप शराबी था। यह बात उन्होंने नहीं बताई थी। कुछ दिन तक सब सामान्य रहा। मैं सुबह 10 बजे कॉलेज चला जाता था और दिन में कमरे पर आकर दाल चावल बनाकर खाना पीना कर लिया करता था। कभी अगर कुछ काम होता था तो ही बाहर जाता था, वरना कमरे में ही पढ़ाई व आराम करता था। मैं तब तक दाल चावल बनाना सीख गया था और रोटी भी थोड़ा बहुत बेल लेता था, पर आटा गूंदना मुझे बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि इसमें पानी को हिसाब से डालना पड़ता था। तो घर वालों ने फ़ोन पर मकान मालिक की बड़ी बेटी से बात करके उसको थोड़ा मदद करने को कह दिया था। उसने भी हाँ कहते हुए मुझसे कहा, आप टेंशन मत लो, हम सब सिखा देंगे। 1-2 बार वे दीदी मुझे आटा गूंदना सिखाने मेरे रूम में आई थी। उन्होंने अच्छे से बताया कि पानी कैसे डालना है और कितना डालना है। जब जब वे कमरे में आई, उन्होंने कभी भी दुपट्टा नहीं डाला था। उनके बड़े बड़े गोरे रंग वाले टमाटर गहरे गले वाले सूट में साफ साफ दिखाई देते थे। मुझे डर लगता था कि कहीं ये देखते हुए देख ना ले। कुछ दिन बाद मैंने कहा, दीदी अब मैं खुद से आटा गूंद लूँगा। मुझे डर यह था कि कहीं किसी दिन इसकी मोटी मोटी चूचियाँ देख देख कर खोपड़ी खराब हो गई और उन पर झपट पड़ा तो मेरे एल लगने में देर नहीं लगेगी। वैसे भी उनके टमाटर को देख देख कर कई दिनों से मैं बाथरूम में मारकर खुद को शांत कर ले रहा था। छोटी वाली लड़की से मेरी बहुत कम बात होती थी, क्योंकि समान उम्र की लड़कियों से मुझे अभी भी थोड़ा झिझक होती थी। कुछ दिन बाद मुझे पता चल गया कि घर का माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि बाप बहुत शराब पीता था और लड़कियों पर पाबंदी रखता था। उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देता था। उनके आसपास पड़ोस में लड़के भी नहीं थे, बस कुछ छोटे बच्चे थे, तब भी लड़कियों पर पाबंदी थी। कुछ दिन बाद मैंने छोटे वाले की हरकतों पर ध्यान दिया कि वह अपना असली रूप दिखा रही थी। जितनी सीधी वह दिखाई दे रही थी वैसी वह थी नहीं। उसको खास करके मेरी और उसकी बहन के बात करने से जलन होती थी। जब भी हम दोनों बातचीत करते वह बीच में आ जाती और बात करने लग जाती।
इस तरह से 2-3 महीने बीत गए। मेरा ध्यान बड़ी वाली पर ज़्यादा था क्योंकि मेरे आते जाते टाइम वह हमेशा बहुत प्यार से हाय हेलो करती और हालचाल पूछती रहती थी। उसके बात करने के ढंग से मुझे वह और भी अच्छी लगने लगी थी। ऊपर से उसके गोरे टमाटर और मोटा पिछवाड़ा देखकर मेरा औजार खड़ा हो जाता था, पर तब कुछ कहने की मेरी हिम्मत नहीं हो पाती थी। जबकि छोटी वाली को घर में ही शिकार मिल गया था। उसकी नज़र मुझ पर थी। पहले तो उसको शायद यह लगा था कि वह खुद ही मुझको थोड़ी लाइन देगी तो मैं उसके आगे पीछे चक्कर लगाने लगूंगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार वह छत पर मेरे बगल में से फ़ोन पर बात करते हुए आई हेट यू कहते हुए गई थी। दूसरी बार भी उसने ऐसी ही हरकत की थी। वह कभी किसी छोटे बच्चे को या कुत्ते को मेरे रूम में भेज देती थी और फिर खुद किसी बहाने से आ जाती थी। मुझे पता चल गया था कि यह है तो मेरी फिराक में, पर घर घर में कैसे इससे बात करूं या नंबर कैसे लूं, यह मेरे लिए ज़रा मुश्किल काम था। फिर इसका इलाज भी उसने खुद ही निकाल दिया था क्योंकि मेरे से ज़्यादा आग उसकी टांगों के बीच लगी पड़ी थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, मेरे फ़ोन पर कॉल करो, मैंने नई रिंगटोन लगाई है, ज़रा चेक करना है। यह कहकर उसने मुझे नंबर दे दिया और मैंने कॉल की। फिर उसने कहा, हाँ रहने दो, यही ठीक है। उस समय मोबाइल में रिचार्ज बहुत महंगा था, कॉल का अलग, मैसेज का अलग और नेट का अलग। मैं तो सिर्फ कॉल का रिचार्ज करता था, बाकी नेट की ज़रूरत पड़ने पर ही रिचार्ज करता था और मैसेज की तो ज़रूरत थी ही नहीं, तो यह वाला रिचार्ज नहीं करता था। मेरी कोई सेटिंग भी नहीं थी तो मैसेज का क्या करना था। उसी रात लगभग 10:30 बजे छोटी वाली ने मुझे कुछ जोक्स भेजे। मैंने उसका नंबर सेव नहीं किया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यह नंबर एक्सचेंज करने का उसका बहाना था, पर मुझे कुछ अंक देखकर आइडिया आ गया था कि यह शायद इसी का ही नंबर है, पर कंफर्म नहीं था क्योंकि कुछ दोस्त भी नए सिम लेने पर फ्री मैसेज भेजते थे। अगले 1-2 दिन तक उसके 2-4 जोक्स वाले मैसेज आए, पर मैंने ना कॉल करके पूछा और ना मैसेज करके। तीसरे दिन जब मैं दिन में कॉलेज से आकर खाना बना रहा था तो छोटी वाली ने मुझसे पूछा, जोक्स कैसे लगे। मैंने कहा, अरे वह तुम्हारा नंबर है। तो उसको थोड़ा गुस्सा आया और बोली, क्यों, नंबर सेव नहीं किया था क्या। उसके रूडली बोलने से मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया और मेरे मुंह से गलती से निकल गया, भूल जा कि मैं तुझे कभी मैसेज करूँगा। इतना सुनते ही वह बोली, बोल भी कौन रहा है तुमको मैसेज करने को। वह भुनभुनाती हुई चली गई। उसके जाते ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने थोड़ा ज़्यादा गलत ढंग से बात कर दी, जो अक्सर मेरे साथ होता है। पहले जल्दबाजी में कुछ की जगह कुछ निकल जाता है, फिर मुझे बाद में महसूस होता है। शाम को मुझे वह छत पर टहलती हुई मिली तो मैंने उसे समझाया कि मेरे बोलने का मतलब वैसा नहीं था। मेरा कहने का मतलब यह था कि मैं मैसेज का वाउचर नहीं डालता क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। तब तक उसका मूड भी ठीक हो गया था। वह भी हंसकर कोई बात नहीं कहकर चली गई। कुछ दिन बाद हमारे एग्ज़ाम थे और प्रोजेक्ट बनाना था, जिसकी वजह से रात के 9-10 बजे तक हमें कॉलेज में रुकना पड़ता था। वह कई बार मुझे कॉल करके मोमो बर्गर लाने को कहती थी। इसी वजह से मेरे दोस्तों को पता चल गया था कि हमारी बात होती है। वे साले मुझे उस्काने लगे कि बात बढ़ा आगे, वरना हमें नंबर दे, हम तेरी सेटिंग करते हैं, नहीं तो अपनी कर लेंगे। मैं मना कर देता क्योंकि इसमें थोड़ा पकड़े जाने का डर रहता था। कुछ दिन बाद मैंने भी मैसेज का रिचार्ज करवा लिया और रात को जब सब सो जाते तो हम दोनों चैटिंग करने लग जाते। एक रात मेरा मूड बना कि आज तो आर पार करते हैं, या तो हाँ या फिर ना। वैसे भी चैटिंग करने से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती थी और दिमाग भी इधर उधर लगा रहता, तो मैंने सोचा कि आज पूछ ही लेता हूँ कि आगे क्या इरादा है। कुछ देर यूं ही बात करने के बाद मैंने उससे कहा कि एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी। यह वाला मैसेज भेजने पर ही मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि कहीं रायता न फैल जाए। तभी उसने रिप्लाई किया कि हाँ बोलो। मैंने मैसेज में उसे आई लव यू लिखकर भेजा। लाइफ में पहली बार किसी को आई लव यू कहा था। आप यकीन मानो मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। करीब 10 मिनट तक उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो मेरी हालत और भी ख़राब होने लगी कि कहीं ये अपने घर वालों को बोल ना दे। मैंने मैसेज में जल्दी से सॉरी लिखकर भेज दिया कि मैं तो मजाक कर रहा था और देखना चाहता था कि तुम क्या कहोगी। अब वो अपने नाटक करने लगी। मैंने तुमको कभी उस नज़र से नहीं देखा,
न तुम्हारे बारे में कभी ऐसा ख्याल आया। उसकी ऐसी बातें सुनकर मुझे हंसी आई और मैंने फिर से सॉरी लिखकर भेजा। मैं मजाक कर रहा था बस, और कुछ नहीं। उसने थोड़ी देर तक यह वह फलाना ढिमकाना आदि लिखकर भेजा और कहा, आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। मैंने भी कहा, ठीक है, नहीं करूँगा। वैसे भी इतने नाटक मेरे से झेले नहीं जाते। यह लिखकर मैंने उस लड़की का नंबर डिलीट कर दिया। अगले दिन से मैं अपने सामान्य समय से उठा, नहाना धोना और खाना पकाकर कॉलेज जाने वाला रूटीन किया। रात को मूवी देखकर सोने वाला रूटीन चलने लगा। कभी मोटी दीदी से सामना हो जाता तो हमेशा की तरह वे खुद से हेलो कैसे हो भैया बोलती और मैं भी उसको हंसकर अच्छे से रिप्लाई देता था। लेकिन छोटी वाली ना मुझसे बात करती ना मैं उससे करता था। मैं तो उसे आते जाते हुए इग्नोर भी करने लगा था। अब तक मैं उसकी हरकतों से काफ़ी वाकिफ़ हो गया था, इसलिए मैंने उससे दूरी बना ली थी। करीब एक हफ्ता ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन रात को करीब 11 बजे मेरे रूम के दरवाजे पर मुझे लगा कि शायद किसी ने खटखटाया है। क्योंकि मैं कंप्यूटर मूवी देख रहा था, इसलिए मुझे वह आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं दी थी। मैं उठा और दरवाज़ा खोलकर देखा तो कोई नहीं था। मैं वापस कमरे में आया और मूवी देखने लगा। 10 मिनट बाद मुझे फिर से खटखटाने की आवाज़ आई। इस बार मैं कंफर्म था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है। मैंने फिर से दरवाज़ा खोला और देखा तो कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के नीचे एक कागज़ गोलमोल रोल करके रखा था। मैंने कागज़ उठाया और कमरे में आ गया। कागज़ खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, क्या हम नॉर्मली रहकर बात नहीं कर सकते। फिर मैंने उसी कागज़ पर अपना नंबर लिखा कि मुझे मैसेज करो। उस कागज़ को मैंने वापस वहीं रख दिया। वह सोई नहीं थी। तुरंत थोड़ी देर में मेरे फ़ोन पर मैसेज आया कि बोलो। मैंने कहा, सबसे पहले तो ये कागज़ जला देना और ऐसी बेवकूफ़ी दोबारा मत करना। अगर ये कागज़ किसी और के हाथ में आ जाता तो दोनों की लग जाती। वह ओके बोली। फिर कुछ दिन मैंने सिर्फ उतनी ही बातें की जितनी वह करती थी। 3-4 दिन बाद उसने मुझसे मैसेज में पूछा, तुम तो बड़े शरीफ लगते थे और लड़कियों को प्रपोज करने वाले निकले। मैंने उसको बताया, एक तो यह मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी को आई लव यू बोला था, और दूसरा यह कि मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि तुम रिलेशनशिप में हो। यह सुनकर वह कहने लगी, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुमको ऐसा किसने कहा। मैंने ही उसको याद दिलाया कि छत पर एक दिन तुम फ़ोन पर आई हेट यू रिप्लाई करके मेरे पीछे से गुजर रही थी। वह कहने लगी, नहीं, वह मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे लाइक करता है। वह यह सब कर रहा था तो इसलिए मैं उसे आई हेट यू कह रही थी। पर मैं इस बात पर अड़ गया कि मैंने आई लव यू सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन चेक करने के लिए कहा था, बाकी कुछ नहीं। अब मैं उसको चिढ़ाने लगा। मुझे उसको चिढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा था। उस दिन मैं उसके दिमाग में यह बात डालकर सो गया कि मैं सिर्फ चेक कर रहा था। उसको मेरी यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसे लगता था कि वह तो बहुत सुंदर है और सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। यह कह रहा है कि यह सिर्फ मजाक कर रहा था, ना कि सीरियसली कह रहा था। 1-2 दिन तक वह यही पूछने में लगी रही, क्या सच में तुम प्रपोज नहीं कर रहे थे और बस चेक कर रहे थे। मैं समझ गया था कि जो मैं चाह रहा था वही हो रहा है। उसको इस बात से इतनी बेचैनी हो गई थी कि उसकी नींद उड़ गई थी। तीसरे दिन मैं कॉलेज से लेट आया और आकर सीधा सो गया। लगभग 1 घंटे बाद वह मैसेज करने लगी, पर मैं नींद में था तो उसने मिस कॉल करके मुझे जगा दिया। मैंने मैसेज करके पूछा, क्यों कॉल कर रही हो, सो जाओ यार और मुझे भी सोने दो। तो उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगा क्योंकि अब वह मुझे आई लव यू कह रही थी। पर मैं उस छोरी के नखरे देख चुका था तो मैंने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए नाटक कर रही हो। वह कहने लगी, नहीं, सच में मैं तुमको पसंद करती हूँ। मैंने कहा, फिर जब मैंने तुमसे उस रात कहा तब तुमने मना क्यों किया। तो वह कहने लगी कि मैं डर गई थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुमको पहले यह साबित करना होगा कि तुम सही कह रही हो। उसने कहा, ओके, साबित कैसे करूं, तुम ही बताओ। अब मेरा डर कम हो चुका था क्योंकि इस बार पहल उसने की थी। मैंने कहा कि मुझे किस चाहिए, तभी मानूंगा वरना नहीं। कुछ देर तक वह फिर वही नाटक करने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं होता। पर मैं अपनी बात पर अड़ा रहा।
आखिर में वह राजी हो गई और किसके बाद हम वो सब करने लगे। दोस्तों यह कहानी कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना, और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब के लिए बाय, थैंक यू, टेक